हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात अपने एग्जामिनेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से इस कामयाबी को थोड़ा सा आसान करने के लिए सीबीएसई ने हमारे सामने सैम्पल पेपर प्रस्तुत कर दिए हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के टर्म 2 के सीबीएसई द्वारा इशू सैम्पल पेपर्स कि किस तरीके से आपसे इनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ये सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, बहुत ज़्यादा मैसेज चल रहा था। तो यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि टोटल सब्जेक्टिव आपका पेपर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन पेपर और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब आपके पास में क्वेश्चन पेपर आएगा, अब आपका है हिंदी इलेक्टिव, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्टिव है हमारा। फिर साथ ही हमें कोड का ध्यान देना है। विषय कोड हमारा रहेगा 002। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोड का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आपका ये दो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तो इसके बाद हम आते हैं अपनी जिस चीज़ पर, वो है हमारी समय सीमा पर। निर्धारित समय जो सीमा दी जा रही है वो 2 घंटे की दी जा रही है। टोटल सब्जेक्टिव है, यानी कि इसमें हमें सभी कुछ डिटेलिंग में लिखना है और 2 घंटे का समय है, इसलिए स्टार्टिंग से ही स्पीड को बिल्डअप कर लीजिएगा। बहुत अच्छी स्पीड में आपको काम करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं अधिकतम अंक 40 है, यानी कि हमारे पास 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। 10 मार्क्स हमारे जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो स्कूल की तरफ से सीबीएसई को दिए जाएंगे। आपके अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स वर्क हैं, जो भी सबमिशंस आप लोगों ने किए हैं एग्ज़ाम्स के, वो सभी स्कूल द्वारा आकलन करके दिए जाएंगे। अब आते हैं हमारे पास सामान्य निर्देश जो सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं। क्या है? निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करना है। यानी कि जितने भी हमारे पास निर्देश दिए गए हैं सभी को बहुत सावधानी से पढ़ के और उनका पालन हमें करना ही करना है। तो पहला क्या है, इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि पूरी तरीके से हमारे पास सब्जेक्टिव है, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, सभी को हमें डिटेलिंग में लिखना है। फिर है, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा यह 2 खंडों में विभाजित है, यानी कि 2 खंड में ये प्रश्न पत्र विभाजित है, का और खा। और इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और सभी प्रश्न करने हैं। इन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो हर प्रश्न के अंदर आंतरिक विकल्प दिए गए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आपके सामने 2 प्रश्न पूछे गए हैं और 2 प्रश्नों में से हर के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो वो हम देखते जाएंगे और उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास में जो आएगा, जो इसमें निर्देश नहीं दिए गए हैं मगर आपको ध्यान देना है, वो क्या है? वो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही कटपिट का काम गंदगी का बिल्कुल भी नहीं करेगा, एकदम नीट एंड क्लीन। क्योंकि जितनी अच्छी कॉपी एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होगी वो उतना ही खुश होकर अच्छे से चेक भी करेगा। फिर दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो है वर्ड लिमिट्स। जिस भी क्वेश्चन के जितने भी वर्ड लिमिट पूछे जा रहे हैं आपको उन वर्ड लिमिट्स के अंदर ही काम करना है। तो वर्ड लिमिट का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं, अब भी आपको बताते हैं। आप अभी अपनी कोई भी कॉपी लीजिए, उसमें 2 लाइन हिंदी की और 2 लाइन इंग्लिश की लिखिए। तो हर किसी की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, किसी की एक लाइन में 5 वर्ड आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, तो हर किसी की हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए आपके हाथ में आप लिखते हैं तो उसमें 5 वर्ड्स आते हैं, तो जाहिर सी बात है 25 से 30 वर्ड लिमिट का अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आप 5 लाइंस में वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाइन समझ में आ जाएगी कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया है निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी पूर्व से पढ़िए और उनका पालन करिए। ये लाइन दी गई ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने 8 वर्ड्स दिए गए। इसमें और, से, को, इनको आप वर्ड्स में काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग जान जाएंगे कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख लेते हैं। एक बार डिसाइड हो जाएगा, आपका पता चल जाएगी आपकी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग, तो आप फटाफट लाइन काउंट करके चीज़ों को लिख सकते हैं। और जो सबसे आपको चीज़ें ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर क्रमानुसार करना है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अगर 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो आप पहले 1 फिर 2 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2,
फिर उसका आंसर लिखेंगे। 2 के अंदर अगर 3 पूछे गए हैं तो आप 3 के आंसर देंगे, फिर 4 पे आएंगे, 3 पे आएंगे। तो इस तरीके से आप लाइन से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन कर लिया, उसके अंदर 2 पूछे गए, आपने एक कर लिया और आपने एक सोचा कि हम बाद में कर लेंगे, उसको एंड में लिख दे। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप अगर नहीं लिख रहे हैं तो उसके लिए स्पेस लीव कर दीजिए, आप बाद में आके उसको कर लीजिएगा, लेकिन बाद में नहीं करिएगा, मतलब एकदम कॉपी के एंड में जाकर उसको मत करिएगा। हमेशा लाइन से, क्रमानुसार, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर आपको लाइन से ही देना होगा। चलिए, तो ये तो हो गए कुछ सामान्य निर्देश जिन्हें हमें फॉलो करना है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पत्र पर। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन कीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, 150 वर्ड्स का आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है जो है 5 नंबर का। ओके, तो वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है। आपको वर्ड लिमिट से मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हर जगह आपको काम करना है। तो 150 शब्द हैं, आप अपनी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 में से कोई भी एक आपको ऑप्ट करना है। क्या है? बारिश की वह सुबह, मेरे बगीचे में खिला गुलाब, विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। तो अब ये जैसे बहुत से मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैम रचनात्मक लेखन पर, प्रेस विज्ञप्ति पर, या फीचर, आलेख पर, कार्यवत पे, कार्यसूची पे एक अलग से आप वीडियो बना दीजिए, हमें समझा दीजिए। बेटा ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। आपकी जो एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, वो सभी कुछ उसके अंदर समझाया जा चुका है। जैसे इसमें एक चैप्टर है हमारे पास में, नए या अप्रत्याशित लेखों पर लेखन। तो वहाँ पर नए और अप्रत्याशित मतलब ये रचनात्मक लेखन आपका वहीं से लिया गया है। तो ये चीज़ें आपको वो वाले चैप्टर्स के वीडियो देखिए, आपको उसमें पूरा डिटेलिंग से समझाया जा चुका है पहले से ही। तो इसी तरीके से आप इसमें रचनात्मक लेखन करेंगे। अब रचनात्मक लेखन में आपको अंक का डिवीज़न कैसे दिया जा रहा है, तो ये आप कैसे लिखोगे, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इसमें जब आप रचनात्मक लेखन करते हो ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? भूमिका, यानी कि पहला पैराग्राफ। जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए विद्यालय का मेरा प्रिय कोना, ठीक है। अब विद्यालय में मेरा प्रिय कोना हमारी लाइब्रेरी हो सकता है, हमारा फुटबॉल ग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता। मान लीजिए सपोज लाइब्रेरी है, तो अब वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले भूमिका जब आप बांधेंगे तो वहाँ से एक स्टोरी नुमा आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं अपने विद्यालय के सबसे प्रिय कोने पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं, यहाँ पर ज्ञान का भंडार लगा है, हम जहाँ से चाहें वहाँ से ज्ञान बटोर सकते हैं। हर एक विषय पर हम जहाँ से चाहें वहाँ पर चीज़ पुस्तक को उठाएं, पढ़ें। यहाँ पर मेरा समय कैसे बीतता है मुझे खुद को ही नहीं पता चलता। तो मतलब भूमिका आप ऐसी बांधिए कि सामने पढ़ने वाला उसके आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो वो जो भूमिका आप यानी कि फर्स्ट पैरा जो लिखोगे उसके लिए आपको वह 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी कि यहाँ पर एक जो सबसे पहली चीज़ें ये देखी जाएगी, एग्जामिनर ये देखेगा कि जो आप टॉपिक ले रहे हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक से कहीं पर भी हटे नहीं हैं। दूसरा, एक पैरा दूसरे पैरा से आगे तक रिलेटेड है। कहीं पर वो आगे पीछे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, एकदम से कोई चीज़ आ गई है, ठीक है। अंदर जो विषय वस्तु लिखी जा रही है वो बहुत जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। वो 3 नंबर आपके अंदर के पैराग्राफ, बाकी जो है भूमिका के बाद का जो पैराग्राफ जो भी अंदर लिखेंगे आप उससे रिलेटेड रहेगा। फिर आता है भाषा। आपको 1 अंक जो है वो भाषा का मिलेगा। भाषा हमेशा हमने आपकी बोली है कि थोड़ा वज़न वाली होनी चाहिए। वज़न वाले के कहने का मतलब है कि हम जब भी कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, तो अब जैसे ये लेख लिख रहे हैं या हम पत्र लिखेंगे आगे, तो हमेशा हम पत्राचार माध्यम वाली जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम जो नॉर्मल जो लैंग्वेज बोलते हैं, हमें उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो अब वो भाषा हम कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए हम पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनेकार्थी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोगों ने हिंदी में पढ़े हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी भाषा में वेटेज लेकर आ सकते हैं। तो भाषा के लिए हमें क्या मिलेंगे? 1 अंक वहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 5 अंक हमको मिलेंगे हमारी किसके लिए? रचनात्मक लेखन के लिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है? हमारे पास पत्र आ रहे हैं। अब 2 पत्र दिए गए हैं आपके सामने। सबसे पहले आप इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये पत्र कौन से हैं, औपचारिक हैं कि अनौपचारिक हैं, और आप किसको अच्छे से लिख सकते हैं ये आपको ध्यान देना है।
तो ये हमारे पत्र आ रहे हैं 5 अंक के, ठीक है। 5 अंक का रचनात्मक लेखन और 5 अंक का हमारा क्या हो गया, पत्र हो गया। अब सबसे पहले हम पत्र को पढ़ते हैं। आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं, ठीक है, कैप्टन हैं आप। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। यानी कि आप एक कैप्टन है, स्कूल के किसी भी टीम के कैप्टन आप बना सकते हैं, अपने आप को बनाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीयों ने जो प्रदर्शन किया है आप उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो आप अपनी उस पत्र में आप अपनी खुशी को भी व्यक्त करेंगे। फिर साथ ही खेलों के प्रति लोगों की रुचि को जागृत करने के लिए एक पत्र लिख रहे हैं संपादक को, यानी कि किसी ये समाचार पत्र को। वर्ड लिमिट ध्यान रखिए 120 है आपकी। फिर उसके बाद हम आते हैं अथवा। अथवा के बाद हमारा दूसरा जो है, ये आप देख रहे हैं हमारा एक औपचारिक पत्र है। फिर उसके बाद दूसरा है, आप किसी कल्याण संघ यानी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश बदर हैं। अब आपका जो भी नाम हो, आपको नाम अपना इस्तेमाल करना है, मुकेश बदर। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र के पार्क के समुचित विकास के लिए लगभग 120 शब्दों का पत्र लिखिए। तो ये भी एक औपचारिक पत्र है, इसको भी हम कैसे ही लिखेंगे। अब इसमें मार्किंग कैसे आपको होनी है, आपको ये ध्यान देना है। तो हम ये आपको मार्किंग बताते हैं कि कैसे आपकी होगी और आपको कैसे लिखना है ये। तो अब कैसे मिल रहा है, 2 में से आपको एक विषय करना है, शब्द सीमा आपकी 120 है, ध्यान रखना है। अब दोनों ही औपचारिक पत्र पूछे गए हैं। अब औपचारिक पत्र जैसे पहला हमारा किसका है, किसी संपादक को पत्र है। तो संपादक को जब आप पत्र लिख रहे हैं सपोज, तो सबसे पहले आप क्या है, संपादक महोदय जो भी समाचार है, मान लीजिए दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण जो भी है वो लिखा, फिर जहाँ का है वो एड्रेस लिखेंगे, तो 4 लाइन में आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका विषय आता है, विषय आ गया आपका यहाँ पर। अब विषय के बाद में आप सम्माननीय शब्द देने के बाद आप यहाँ पर विषय वस्तु शुरू कर देंगे, जो भी अंदर की विषय वस्तु है। ये 120 शब्दों का है, तो यानी कि 2 पैराग्राफ में आएगा। आप अंदर का आपका विषय वस्तु लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका समापन लाइन रहेगी। जैसे पहले वाले में आपका अपना खुद का नाम है, दूसरे में आपका क्या बोला गया, आपका नाम मुकेश बदर है। तो आप यहाँ पर जैसे संपादकीय पत्र लिख रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, जागरूक नागरिक, अपना नाम, इनिशियल एड्रेस और दिनांक यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। तो स्टार्टिंग की जो लाइन है, स्टार्टिंग है वो, और एंडिंग जो है, इन दोनों के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ पर ये चीज आपको 1 अंक इसलिए मिल रहा है, आपके फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि जो आप फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए। फिर अंदर की विषय वस्तु, यानी कि जो 2 पैराग्राफ लिख रहे हो, यानी कि जो आपको टॉपिक दिया गया है आप उसी के साथ काम कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो विषय वस्तु के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। फिर आपको भाषा के लिए 1 अंक मिलेगा। भाषा कैसी होनी चाहिए आपको, ये सारी चीजें हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस हिसाब से आपको पत्र के अंक मिलेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं हमारा खंड का के ही आगे के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या जो 3 हमसे पूछी जा रही है, अब यहां पर जो हमारी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके चैप्टर पूछे जा रहे हैं। तो अब यहां पर जितने भी प्रश्न अब आपसे पूछे जा रहे हैं सभी आपको 50 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। यानी कि अगर आपके एक लाइन में 10 शब्द आ रहे हैं तो 5 लाइन, 5 आ रहे हैं तो 10 लाइन, इस तरीके से आपको काम करना है। क्लियर। तो यहां पर आपसे क्या है, जो प्रश्न 3 है इसमें पहला यानी कि का जो पूछा गया है, का में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 में से आपको 1 करना है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 3 नंबर का आपका 1 प्रश्न आएगा, का वाला प्रश्न 3 का आपका 3 नंबर का है। पहला प्रश्न है, कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान है, ठीक है। कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है, पहला ये बताना है। अथवा नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न है। नाटक जो है वो क्या होता है पहले ये बताना है, और वो कहानी जो हम पढ़ते हैं वो उसमें और नाटक में क्या फर्क, क्या अंतर होता है, आपको ये बताना है। तो इन दोनों ही प्रश्नों में से जो आपको समझ में आया आप उसको उसका उत्तर देना है। तो अब जैसे का वाला हमसे पूछा गया था, का प्रश्न क्या था, कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे होता है या कैसे किया जाता है। तो क्या था, महत्वपूर्ण कैसा स्थान होता है। कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जाहिर सी बात है, जो भी कैरेक्टर कहानी में खड़ा किया जा रहा है उसके चरित्र के बारे में या तो दूसरे पात्र के माध्यम से मुंह से बुलवाया जाता है, या लेखक खुद ही कुछ लाइनों में उसको डिस्क्राइब कर देता है। फिर पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कहानीकार कहानी को आगे बढ़ाता है। हर पात्र का अपना स्वभाव होता है।
पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग कि अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। चरित्र चित्रण का सरल तरीका यह है कि लेखक पात्रों की विशेषताओं का बखान स्वयं करता है। जैसे अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कहानीकार खुद करता है, जैसे यहाँ पर हमने बताया, कभी कभी दूसरे पात्रों के माध्यम से संवाद के जरिए भी करवाता है। तो यहाँ कर जैसे अनंत राम शर्मा बहुत परोपकारी व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कहानीकार ने खुद किया, इन इलाके के सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर कहानीकार ने खुद उनके बारे में बताते हुए उनके चरित्र का निर्माण कर दिया। पात्रों के काम के द्वारा भी उनका चरित्र चित्रण होता है, मतलब जो पात्र होते हैं उनके काम के जरिए भी उनके चरित्र का निर्माण किया जाता है। जैसे उनके स्वभाव और स्वरूप का वर्णन किया जाता है। दूसरे पात्र के माध्यम से कई बार कहानीकार किसी अन्य पात्र का चरित्र चित्रण करवाता है। अब क्या, जैसे कोई काम कर रहा है तो अब हम काम कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अनंत शर्मा है, तो यहाँ पर बताया ना अनंत शर्मा जी बहुत ही परोपकारी हैं। तो अब इनके परोपकार को क्या, अनंत शर्मा जी जो हैं वो सड़क से जा रहे थे और एक अंधे व्यक्ति को उन्होंने सड़क पार कराई। तो यहाँ पर उनके परोपकार का काम उनके कार्य के माध्यम से हो गया। अब दूसरे पात्र के माध्यम से चरित्र चित्रण कैसे होगा, यानी कि अब मान लीजिए अनंत शर्मा जी के दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला अरे अनंत, कल तुमने उस अंधे व्यक्ति को जो है रोड क्रॉस कराई, वो अंधा व्यक्ति तुम्हें बहुत सारी दुआएं दे रहा था तुम्हारे जाने के बाद में। तो इस तरीके से दूसरे पात्र के माध्यम से संवाद से जो है अनंत शर्मा जी का चरित्र चित्रण किया गया। तो ये कई तरीके से चरित्र चित्रों का निर्माण किया जाता है। अब हमारा का प्रश्न का ही दूसरा दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नाटक क्या है और ये कहानी से किस प्रकार फर्क में होता है, मतलब इनमें अंतर क्या होता है। तो पहले है, नाटक हिंदी साहित्य की एक विधा है। हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य की विधा है। यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र इतना सजीव रूप से किया जाता है। अब क्या होता है, नाटक गद्य साहित्य की विधा है। ये एक दृश्य माध्यम है। इसमें पूर्णता तब तक नहीं आती जिसमें पात्रों का निर्माण करके इसका मंचन नहीं किया जाता। और इनको कई अंकों में विभाजित किया जा सकता है, 3 से कहीं ज्यादा अंकों में ये विभाजित होता है। आप देखते होंगे नाटक, या नाटक मतलब सीरियल्स या धारावाहिक जो है आप देखते कई अंकों में वो विभाजित होता है। अब नाटक और कहानी में अंतर क्या होता है, तो इसे हम 2 पॉइंट के जरिए समझा रहे हैं। कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, श्रोता, दर्शक तथा अन्य अनेक लोगों से जुड़ा होता है। अब क्या होता है, कहानी का संबंध किससे है, एक लेखक जो उसे लिख रहा है, एक पाठक जिसे हम जो पढ़ रहा है, बस ये 2 तक कहानी सीमित होती है। लेकिन नाटक कहानीकार, पात्र, आपका क्या कहते हैं, निर्देशक, श्रोता, दर्शक सभी से जुड़ा होता है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, मंच पर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आपके जो ड्रेस डायरेक्टर होते हैं, जो है वस्त्रों के जो डिसाइड करते हैं, जो संवाद लेखन करते हैं, तो बहुत तरीके के लोग जो है नाटक से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा क्या है, कहानी को पढ़ा या सुना जा सकता है जबकि नाटक को देखा जाता है। इसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, संगीत आदि का समावेश होता है। कहानी को हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या तो हमारे सामने लिखी हुई है तो हम पढ़ लें, या हमें कोई सुना रहा है तो हम उसको सुन लें। ये 2 तरीके से होता है। लेकिन नाटक क्या होता है, नाटक को हम देखते हैं। नाटक में गाने भी होते हैं, म्यूजिक भी होता है, हंसी मजाक होता है, तरह तरह की बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कहानी में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो ये 2 तरीके से हम इनके अंतर को बता सकते हैं। अब आते हैं हम ठीक है, प्रश्न 3 के खाप। इसमें क्या दिया है, समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए, यानी कि समय सभी के लिए जरूरी है। हर किसी चीज के लिए समय का निर्धारण जरूरी होता है। तो जब नाटक लेखन होता है तो उसमें समय का क्यों समय बंधन किया जाता है, आपको ये बताना है। अथवा कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कहानी में एक चीज होती है कथानक, यानी कि पूरी कहानी को हम शॉर्ट में बताते हैं। तो उसको आप सबसे पहले आपको बताना है कि कथानक क्या है, इसे स्पष्ट करना है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ये आपका 2 मार्क्स का है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप ऑप्ट करेंगे कितने नंबर का होगा,
2 नंबर का होगा। अब सबसे पहले खा का पहला वाला था समय का बंधन। समय का बंधन नाटक की रचना प्रक्रिया का पूरा प्रभाव डालता है, इसीलिए यह निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है, भले ही वह भूतकाल या भविष्यकाल की रचनाओं पर आधारित हो। कहने का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी नाटक हो उसे समय में बांधना है। मान लीजिए कोई एक दृश्य चल रहा है, तो अब वो दृश्य 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का, मतलब उसको एक समय के अंदर बांधना होता है। अब कोई भी नाटक हो, मान लीजिए हम कोई भूतकाल का कोई प्ले खेल रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई महाभारत काल का कोई प्ले खेल रहे हैं, तो अब वो तो भूतकाल में घट चुका है, लेकिन जब वो स्टेज प्ले खेला जाएगा तो वो वर्तमान में खेला जाएगा। उसमें था जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आपको 2 चीजें हुई आपकी। काल चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास या कविता को पढ़ते या सुनते समय हम बीच में रुक सकते हैं और कुछ समय के बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। नाटककार को इस बात का ध्यान भी रखना होता है कि दर्शक कितनी देर तक किसी घटना को घटित होते हुए देख सकता है। नाटककार की अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक अंग की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो, यही समय का बंधन कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, गद्य साहित्य, हमने बताया ना नाटक क्या है, गद्य साहित्य की एक विधा है, जबकि गद्य साहित्य की अन्य विधाओं को अगर हम देखें तो हम उन्हें बीच में छोड़कर दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता है। नाटक में अगर वो मंचन हो रहा है तो उसे हमें लगातार देखना पड़ता है। अब नाटककार को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो दर्शक देख रहा है उसके पास भी तो समय की अपनी लिमिटेशन होगी। हम किसी भी चीज से किसी एक निश्चित समय तक ही बंधे रह सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं बन सकते, उसके बाद हमें बोरियत होने लगेगी। तो समय का बंधन यानी कि हर एक सीन को हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर खत्म करना होता है। तो अब नाटक का कोई भी अंक खेला जा रहा है तो उसे 48 मिनट के अंदर एक लिमिट होती है कि हमें ये एपिसोड या ये मंचन जो है 48 मिनट के अंदर खत्म करना होता है। तो यही कहलाता है समय बंधन। समय का बंधन जरूरी भी है क्योंकि हमें ज्यादा लंबा कोई चीज देखने में बोरियत होती है, सबके पास समय नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। अब इसी का दूसरा जो था हमारा क्या पूछा गया था, कहानी का कथानक क्या होता है स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट जो होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसे प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 प्रश्नों की कहानी है, पर इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। तो अब क्या है, कथानक सेंटर पॉइंट मतलब जो हमारी पूरी कहानी है उसमें जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, उसे हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो वो कहलाता है कथानक। तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया प्रेमचंद की कहानी कफन के बारे में कि 10-12 प्रश्नों की कहानी को हमने 10-12 पंक्तियों में व्यक्त किया। तो मतलब पूरी कहानी को हमने शॉर्ट में सामने रख दिया कि इस कहानी के अंदर क्या होता है। अब जैसे हम लोगों ने कहानी पढ़ी हुई है मगरमच्छ और बंदर वाली, ठीक है। अब उसको अगर हम डिटेलिंग में देखना शुरू कर दे 4-5 पृष्ठों की जाएगी। अब उसे हम क्या बोलेंगे, 2 मित्र थे बंदर और मगरमच्छ, जो क्या कहते हैं बीबी बंदर, मगरमच्छ की बीबी बड़ी चालाक थी तो उसने बंदर को बुद्धू बनाकर उसका कलेजा खाना चाहा, मगर बंदर बड़ा होशियार निकला और उसने मगरमच्छ को बुद्धू बनाकर वो अपने पेड़ पर वापस चला आया। तो इस तरीके से पूरी कहानी को हमने 5 लाइन में व्यक्त कर दिया। तो इस तरीके से हमने कहानी को क्या किया, कथानक में बदल दिया। तो ये होता है हमारा कहानी है। किसी भी कहानी को हम या तो डिटेलिंग में जाएंगे तो वो 4-5 पृष्ठों की जाएगी, लेकिन हमने उसे शॉर्ट में बता दिया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कथानक यानी कि प्लॉट कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। ये लगभग उसी प्रकार का होता है जैसे किसी मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। कभी कभी कहानीकार के हाथ में कथानक का एक सूत्र आ जाता है, फिर यह उसे विस्तार देने में जुट जाता है। यह विस्तार कल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। प्रायः कथानक के प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक में इसके तत्व भी रहते हैं, इससे कहानी रोचक बनी रहती है। कथानक की पूर्णता की शर्त भी यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। तो कथानक का क्या मतलब होता है कि कहानी कहीं ना कहीं एक पॉइंट से शुरू होती है। हमें कहीं हमारे हाथ में अगर कोई चीज सूत्र आ जाए,
कुछ भी आ जाए, हम मान लीजिए कहीं रोड पे जा रहे हैं, हमने कोई चीज़ देख ली तो हम उसी पर कहानी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम रचनात्मक लेखन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया गया, विद्यालय का मेरा प्रिय कोना, अब उसी पे आपको पूरी कहानी तैयार करनी है। अब वो विद्यालय का मेरा प्रिय कोना हमारी लाइब्रेरी, तो ये तो कहानी का हमारा कथानक हो गया। अब उस कहानी को आपको शुरू करना है कि यहाँ का आपका इंटरेस्ट कैसे जागा, क्या हुआ कि एक दिन जो है मेरा मित्र जो है मुझे मैं एक खेल में खेल रहा था और छुपते छुपते यहाँ अपने मित्र के साथ यहाँ पर चला आया। जब यहाँ आया तो यहाँ बहुत सारी पुस्तकें देखी, मैंने 1-2 पुस्तकें पढ़नी शुरू करी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो यहाँ एक सूत्र के साथ वो कहानी शुरू हो गई। तो कथानक से ही कहानी शुरू हो जाती। कभी कभी ये काल्पनिक भी रहती है, कभी कभी सत्य घटनाओं पर भी रहती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने हैं। अब आपको यहां पर क्या है, इनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। अब क्या पूछा गया है यहाँ पर 2, यानी कि 4 क्वेश्चन नंबर 4 के हमसे पहला का वाले में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 में से 1 करना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है, माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। सही बात है, समाचार जल्दी में लिखा गया साहित्य है। फटाफट लिखा जाता है ना, कोई भी चीज होगी फटाक से घटा, पत्रकारिता में कोई भी चीज घटी, कोई भी घटना घटती तो उसे हम क्या करते हैं, हम जल्दी से लिख लेते हैं ना, और वो क्या है, वो साहित्य में बदल जाता है, यानी इतिहास हो जाता है हमारा, सब चीजें हो जाती है। तो अब आपको ये चीज स्पष्ट करनी है ऐसा क्यों होता है। अथवा पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन, समाचार लेखन को कैसे लिखा जाता है। तो अब इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न लिखना है, तो आपको जो भी आता है आप उसे लेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता, पहले वाले का आंसर है हमारा, माना जाता है कि पत्रकारिता लेखन लिखा गया साहित्य, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य लेखन में अंतर है। पत्रकारीय लेखन अनिवार्य रूप से तात्कालिक और अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है वाला लेखन है। इसके विपरीत साहित्यिक रचना लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। कविता, कहानी, उपन्यास, साहित्य लेखन, पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली का बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज और रोचक होती है। तो अब अगर आप इसको ध्यान देंगे तो पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य नहीं, इतिहास है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास है, ना कि साहित्य है। ठीक है, तो ये 2 चीजें अलग होती हैं, यानी कि जल्दी में हम वहां पर जो घटना घटती है उसे लिख दिया जाता है और वो इतिहास बन जाता है, जबकि साहित्य सोच समझकर लिखा गया बहुत ही क्लिष्ट भाषा के साथ होता है, जबकि समाचार लेखन में जो भाषा इस्तेमाल करी जाती है वो बहुत ही सरल, सहज होती है। यहाँ पर हम कोई भी कहानी लिखें, कोई भी कविता लिखें, हम सोच के, भावनाओं के साथ लिखते हैं, मगर पत्रकारिता लेखन में ये सारी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर जो भी घटना घटी है, कुछ भी हुआ है, उसे हमें फटाफट लिखना पड़ता है और भाषा सरल और सहज रखनी पड़ती है। तो साहित्य और इतिहास में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। दूसरा है पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है। तो समाचार लेखन में हम सभी को पता है कि हम लोग कौन सा लेखन, उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना स्वरूप समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। तो हम सभी को पता है कि जो समाचार लेखन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिपोर्टर्स कहलाते हैं। और ये रिपोर्टर्स 2 तरह के होते हैं, पहला पूर्णकालिक या अंशकालिक। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की शैली को उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। समाचारों में किसी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। तो आप इसे बता सकते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है उसे हम सबसे पहले पैराग्राफ में यानी इंट्रो के माध्यम से दर्शाते हैं। उसके बाद घटते हुए क्रम में हम जो है मध्य भाग यानी कि बॉडी में लिखते हैं। उसके बाद हमारा समापन आता है। तो इन्हीं 3 भागों में हम उल्टा पिरामिड शैली के जरिए समाचार को लिखते हैं, यानी कि घटते महत्वपूर्ण के घटते हुए क्रम में हम समाचार लेखन करते हैं।
अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 के खा में। क्या दिया गया है, इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 में से आपको एक प्रश्न करना है। अब ये 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। तो यहाँ क्या दिया है, बीट रिपोर्टिंग या विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। अब बीट रिपोर्टिंग का क्या होती है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, आपको इन दोनों में अंतर व्यक्त करना है। फिर उसके बाद दूसरा है स्तंभ लेखन क्या है स्पष्ट कीजिए। इन 2 में से आपको जो भी आता है उसे करना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बीट रिपोर्टिंग या विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, यानी कि जो आपको क्षेत्र दिया जाता है। मान लीजिए क्राइम का क्षेत्र है, फिल्म का यानी एंटरटेनमेंट का क्षेत्र है, क्रिकेट का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो ये क्षेत्र उनके जो रिपोर्टर होते हैं उनकी दिलचस्पी के अनुसार से उनको डिवाइड किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, बीट। उनकी दिलचस्पी के बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाताओं में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी, दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लानी होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसे अलग अलग एक्ट्रेस के इंटरव्यू हैं, उनके अंदर की जानकारियां हैं, फिल्म रिलीज हैं, जो कुछ भी उनकी पे मनी है, इन सब चीज़ों की खबरें लाकर देनी होती हैं। ये उनका, अब जिसकी दिलचस्पी होगी वो अंदर की सारी चीज़ों को जानेगा। तो इस तरीके से होता है। अब आता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। अब मान लीजिए विशेषीकृत रिपोर्टिंग आती है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं वहां की आपको हर एक चीज के अंदर की नॉलेज होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति शेयर मार्केट यानी कि अर्थ के बारे में चीजें जान रहा है, यानी कि व्यापार के बारे में जान रहा है, तो उसकी बहुत सारी कुछ अंदर की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। और जब उसके बारे में वो रिपोर्टिंग करे तो उनके अपने दर्शकों को उसका अर्थ भी उन्हें समझाना होता है। तो यहाँ पर उनको विशेष, अब मान लीजिए बिजनेस से जुड़ा के कोई रिपोर्टिंग करेगा तो उसे बिजनेस की डिग्री या कुछ उसके अंदर की नॉलेज, अकाउंट्स, ये सब सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। जब ज़रूरी होगा, जब वो जान पाएगा तभी वहाँ की वो रिपोर्टिंग कर पाएगा। तो वो होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में ये अंतर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ लेखन क्या है। विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन, यानी कि जो लेखन हम विचार करके पूरी डिटेलिंग में लिखते हैं वो हमारा कहलाता है स्तंभ लेखन। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों को लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। अब क्या होता है विचार परक लेखन। मान लीजिए कोई लेखक है, किसी एक विषय पर बहुत ही ज्यादा जानता है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, तो वो बार बार उस पर लेख लिखता है। तो एक अखबार परमानेंट एक अपना कॉलम जो है उस व्यक्ति को दे देता है, उस लेखक को दे देता है कि डेली आपके विचार या आपके लिखे गए लेख इसी एरिया में यहाँ पर छपेंगे। अब उसका विषय क्या होगा, आप किस बारे में लिखेंगे, उनके विचार क्या हैं, क्योंकि लोग उनके विचारों को पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही विषय होगा, विषय बदल सकते, मगर वो जो कॉलम डिसाइडेड हो गया, वो स्तंभ डिसाइडेड हो गया, वो किसका हो गया, उस लेखक का हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे विचार परक लेख आ रहे हैं जो उसी लेखक द्वारा लिखे जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर अब हमारी पूरक जो हमारी पुस्तिका है हिंदी की वो शुरू होती है। यहाँ से हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। अब आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 2 के उत्तर देने हैं। हर का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में देना है। इसकी मार्किंग रहेगी 2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा, यानी कि 2 नंबर्स का आपका एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, पुलकी शरीर सभा भय ठाणे, नौ रज नयन नेह जल जा बाड़े, कमय मोर मुनिनाथ निबारा, ए हिते अधिक कहे मैं कहा।
तो यहाँ पे किस तरीके से भरत जो हैं वो जो है राम से मिलने के लिए जब चित्रकूट गए तो उनके शरीर किस तरीके से पुलकित शरीर के साथ खड़े होते हैं, उनकी आंखों में जल होता है, वो सभी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर उनका आपको काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में दो चीजें आती हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य मतलब उसके अंदर क्या भाव व्यक्त हो रहा है आपको वो बताना है। दूसरा है शिल्प सौंदर्य, उसके अंदर क्या अलंकार है, क्या रस है, भाषा कैसी है, ये सब चीजें आपको बतानी होती है। तो यहाँ पर क्या है भाव सौंदर्य, देखिए पहले इन पंक्तियों का। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने भरत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। जब वह मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर अपने मन की बात कहने के लिए श्री राम के सामने खड़े होते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। इससे भरत की भावुकता का ज्ञान होता है। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकलती है। उनके मुंह से बोल निकलने बड़े कठिन प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी वे बोलते हैं कि मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने पहले से ही कह दिया। श्री राम के स्नेह और प्रेम के कारण वे भाव विभोर हो जाते हैं। वो बताते हैं कि अपने पुलकित शरीर को लेकर खड़े होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनका गला रूंधना लगता है, वो कुछ नहीं बोल पाते लेकिन तब भी बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहूं। मुनि वशिष्ठ ने तो उससे पहले ही मेरे मन की सारी बातों को बता दिया कि श्री राम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ये भाव था इन पंक्तियों का, ये हमने बताया। अब शिल्प सौंदर्य, यहाँ पर क्या था, नीरज नयन नेह और मौन मुनिनाथ में अनुप्रास अलंकार है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार आया है। फिर दूसरा है नीरज नयन और नेह जल में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर नीरज नयन, ठीक है, इन दोनों में नयन और नीरज में जो है एक रूपता दिखाई गई है, नेह और जल में जो है एक रूपता दिखाई गई है। इन दोनों के मध्य जो है वो जो विभिन्नताएं हैं उन्हें खत्म कर दी गई हैं। ये विशेषण और विशेषता होते हुए यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर है अवधि भाषा का प्रयोग किया। हम सभी को पता है कि यहाँ पर अवधि भाषा पूरी तरीके से इस्तेमाल की गई है और यहाँ पर चौपाई छंद दिया गया है। तो ये हमारा भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य था। अब इसके बाद में हमारा खा वाला प्रश्न आता है। आपको दूसरा खा पूछा गया, आश्रय स्पष्ट करना है। जो पंक्ति दी गई है इसका क्या मतलब है, क्या दिया है, क्या है, जन्म अवधि हम रूप निहारा नयन ना तिल पित भेल सेहो मधुबोल सभई सुनल सुति पत परस ना गेल। तो ये विद्यापति जी का जो पद दिया गया है वो यहाँ पर है। क्या दिया गया है इन पंक्तियों में विद्यापति, अब जो पंक्तियां पूछी गई है इसका आपको मतलब बताना है। इन पंक्तियों में विद्यापति प्रेम में अतृप्ति के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से मैं हमेशा से अपने प्रिय को देखती आई हूं तब भी अतृप्त हूं, तृप्त नहीं हो पाई। हमेशा से उनके बातों को सुनते आई हूं तब भी मेरे कान उनकी बातों को सुनकर तृप्त नहीं हुए, अभी भी उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं। ये चीज उन्होंने बताई थी। तो नायिका किस तरीके से विछोह में है अपने नायक के और चीजों को बता रही है। सखी द्वारा प्रेम का अनुभव पूछने पर नायिका सखी को बताती है, मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती चली आ रही हूं, परंतु अभी भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। प्रीतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कभी सुना ही नहीं। रूप और वाणी के चिर नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। निष्कर्ष यह है कि सच्चे प्रेम में अतृप्ति बनी रहती है, यानी कि प्रेम अगर सच्चा है, हम अपने प्रियतम के जितने भी करीब रहेंगे मगर तब भी उसको देखने, उसको सुनने की अतृप्ति हमेशा हमारे अंदर बनी ही रहती है। ये सच्चा प्रेम होता है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न गा पे, ठीक है, उसी का 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 12 मासा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की जो दी हुई है, पद्मावत से लिया गया है। तो इसमें 12 मासों में किस तरीके से नायिका अब विरह में तड़प रही है इसका वर्णन किया गया है। ये पूरा प्रतिपाद्य है। उसमें हर मास में किस तरीके से, जब क्या कहते हैं, शीत होती है, ग्रीष्म होती है, वर्षा होती है, तो किस तरीके से उसके विरह अग्नि में उसका शरीर तड़पता है, ये सारी चीजें इन 12 मासा में बताई गई हैं। तो हर मास का आप थोड़ा थोड़ा सा लिख दीजिए, जो आप जिन पदों, क्योंकि इसमें पूरे 12 मास तो बताए नहीं गई हैं, तो जो 4 पदों में आपको बताया गया है उन्हें आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इनको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना पद्मावत से 12 मासा के अंश में नायिका पर अगहन मास और फागुन मास के प्रभाव का वर्णन है।
इन मासों में नागमती की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगहन में नायिका नागमती विरह अग्नि में जलती है और भंवरे और काक के समक्ष अपनी दशा का उल्लेख करती है। भंवरे और काक यानी कौवे को बताती है कि कैसा पूस मास में नायिका शीत के कारण कांपती प्रतीत होती है। शीत से उसके शरीर को वो कपाता है, जो विरह उसके हृदय को। इसमें चकई और कोकिला के नायिका के विरह की तुलना की गई है। यानी कि चकई और कोकिल जो है ना, किस तरीके से रात भर अपने प्रेमी से अलग रहते हैं लेकिन सुबह मिल जाते हैं, लेकिन नायिका जो है अभी मिल ही नहीं पा रही, इसका वर्णन किया गया है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। माघ महीने में जाड़े से हुई नागमती की विरह दशा का मार्मिक वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बढ़ना नायिका के विरह को बढ़ा देता है। फागुन मास में चलने पर पवन झंझोर शीतल के चौगुना बढ़ा देते रहे हैं। सभी फाग खेलने में मस्त हैं, पर नायिका विरह ताप के कारण संतप्त है। तो किस तरीके से फागुन मास में जब हवा चलती है, सब होता है, तो उसने विरह अग्नि को बढ़ा दिया है नायिका के। और सभी लोग फाग मतलब उसी टाइम होली आती है ना, तो सभी फाग खेलने में मस्त है, लेकिन नायिका जो है वो विरह के कारण बहुत ही दुखी है। तो हर मास का थोड़ा थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि 12 मासा का प्रतिपाद्य क्या है, कि 12 मास में जो मास आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उन्हीं को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास क्या दिया, अभी तो हमने देखा हमारे काव्य से, बुक में काव्य खंड से दिया गया था। अब जो आ रहा है वो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको जो ये प्रश्न दिए गए हैं इसमें से कोई एक प्रश्न करना है जो 30 से 40 शब्दों में, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। तो पहला का हमारा क्या पूछा गया है, अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी गई 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अब हमने जो पढ़ा है ना, भरत राम का प्रेम, 12 मासा और विद्यापति के पद, ये हमारे इस सत्र के हैं। तो इस सत्र में आपको जो भी कविताएं आपने पढ़ी हैं उसमें जो जो अलंकार आपको जहां जहां समझ में आ रहे हैं उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर 2 की लिखी हुई हैं। पहला क्या है, भरत राम का प्रेम, इसमें नीरज नयन नेह जल बाड़े, आप यहाँ पर देख रहे हैं नाना के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। आप यहाँ पर लिख देंगे कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरा, एबर बाज विलो की आप बहु बनी सिधौरे, तो यहाँ पर आप कहते हैं क्या था कि किस तरीके से जो है माता कौशल्या जो है वो बता रही थी कि राम जो है वो अपने घोड़ों को देखने के लिए आ जाएं, कैसे बहुत ही दुर्बल हो चुके हैं, वो वाला जो पद था वहां से लिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बाजी बिलो की बहु बनी, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही आ रहा है। तो ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद है 12 मासा, जोबन जन्म कये भस्मंतु, तो यहाँ पर अब क्या है, जोबन जन्म, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। फिर है कपि कपि मारे ले हरिजीव, तो यहाँ पर कपि कपि में आप देख रहे हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं, उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति है, बहुत तरह के अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। तो आप उनमें से कोई भी पंक्तियों को यहाँ पर लिखकर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब खा वाला हमसे क्या पूछा गया है, वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं। गीतावली में संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। गीतावली में जो चीजें हमें सुख प्रदान करती हैं वियोग स्थिति में वही दुख देने लगती हैं। तो किस तरीके से श्री राम की जो छोटेपन के जूते हैं, उनके वस्त्र हैं, धनुष हैं, बाण हैं, ये माता कौशल्या को बहुत ही सुख प्रदान करते हैं, लेकिन अब राम नहीं है तो उस दशा में ये सारी चीजें उनको और ज्यादा दुखित कर रही हैं, उनको देख रही हैं, रो रही हैं। ये हुआ था ना, तो वही वाले पद के बारे में आपसे इससे पूछा गया है। तो क्या दिया है, सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम उन चीजों को देखकर उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं। जैसे माता कौशल्या के साथ हुआ था, वो उनके जूते, धनुष, बाणों को देखकर क्या हुआ, उनके बचपन की यादों में खो गई थी, उनसे जुड़े व्यक्तियों का स्मरण हो आता है। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। श्रृंगार में कैसे होती है, जब हम जिससे प्यार करते हैं उसकी चीजों को देखते हैं तो हम उनकी स्मृतियों में खोते हैं और फिर हम बाद में दुखित हो जाते हैं, वो वियोग अवस्था हो जाती है। वात्सल्य में क्या होता है, जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी छोटी चीजों को देखकर तब हम दुखित होते हैं कि ये छोटे थे, आज हमसे इतनी दूर चले गए हैं।
माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भाव विह्वल हो जाती हैं। वह राम के शीघ्र लौटने की कामना करने लगती हैं। तो ये दोनों चीज, दोनों परिस्थितियां, श्रृंगार और वात्सल्य, आप दोनों को बताइएगा चीजें। ऐसा नहीं हो कि इसमें इस पंक्तियों में वात्सल्य रस है तो आप सिर्फ वात्सल्य रस को ही व्यक्त करेंगे, नहीं, आपको यहाँ पे बताना है कि वियोगावस्था में ये स्थितियां होती हैं तो क्या होता है, तो उसमें आप श्रृंगार और वात्सल्य दोनों रसों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 7 पे। यहां पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। अब आपके सामने जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें आपको क्या करना है, किसी भी दो प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। क्या है यहां पर, और इनके अंक हैं, ये यहां पर 3 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या दिया है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दे। अब जहां कोई वापसी नहीं, ठीक है ना, उसमें क्या था किस तरीके से गांव में अमझर गांव में आम झड़ते थे, ये सारी चीजें बताई गई थी ना। तो अब इसी पार्ट में अब आपको दूसरा शीर्षक देना है, अब वो साथ में तर्क देना है कि आपने दूसरा शीर्षक दिया क्यों। तो क्या है, जहां से हम वापस न लौट सकें, ऐसा था ना। तो यहाँ क्या, जहां कोई वापसी पाठ यात्रा वृत्तांत शैली रचित है, उसे कैसे लिखा गया, यात्रा वृत्तांत की शैली में लिखा गया है। अमजर घाव पर्यावरण विनाश का किया गया है। जहां छात्र छात्राएं जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर अन्य शीर्षक जैसे क्या वे दिन आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि चयन कर सकते हैं, सहित उपयुक्त शीर्षक देने पर प्रदान करें। तो अब यहां पर क्या चीजें हम आपको समझा रहे हैं, हमने यह शीर्षक दिया क्या वे दिन आएंगे और पुरानी वापसी, ठीक है। मेन हमारा क्या है, जहां कोई वापसी नहीं, ये हमारा पाठ का नाम है, जहां कोई वापसी नहीं। तो एक बार जब आम झड़ गया, ठीक है, अब वहां से वो वापसी नहीं आ सकती। ये था किस पे, विस्थापन की प्रक्रिया। विस्थापन जो होता है ना, एक प्राकृतिक विस्थापन था और एक क्या था, औद्योगिक विस्थापन था। तो यहां पर अब पुरानी वापसी, अब क्या था कि अगर कहीं पर औद्योगिकरण हो जाए तो हम वहां वापस नहीं जा सकते चीज, वहां पर हम पुरानी वापसी दे सकते हैं। दूसरा, क्या वे दिन आएंगे, अर्थात एक बार आम अगर झड़ गए तो क्या अब आम जो है, अब आम झड़ते थे, अब वहां पे जब पता चला कि औद्योगिकरण होने वाला है तो पेड़ों ने अपने आप इतने आम देने बंद कर दिए, सूख गए थे, वो यही हुआ था ना। तो अब क्या वो आम फिर से उगने शुरू होंगे, सब चीजें होंगी, ऐसा। तो यहां इन दो टॉपिक पे आप ये नाम दे सकते हैं। अगर आपके हिसाब से कोई और तर्क है तो आप दे सकते हैं। जो भी आप टॉपिक देंगे उसके हिसाब से आपको वहां तर्क भी देना होगा। अब प्रश्न 7 का खा आपसे क्या पूछा, असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। असगर वजाहत जी ने 4 हमारे सामने लघु कथाएं प्रस्तुत करी थी, शेर, आपका पहचान, 4 हाथ और साझा। ये 4 हमारे सामने लघु कथाएं थी, हमने चारों पढ़ी थी। अब आप जिससे भी प्रभावित हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। हम चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लेकर आए, तो आपको जो पसंद आए आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये क्यों पसंद आए। तो जैसे हमने पहली लिखी थी शेर लघु कथा में, शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बताया गया था। यह सत्ता तभी खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, अर्थात वो शेर के मुंह में सभी जाते हैं, वो शांति से जब तक जाते रहते हैं, वो शेर शांत है, सब उसके मुंह में चलते चले जा रहे हैं, अपने आप चले जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई जाने से मना कर दे तो व्यवस्था उग्र हो जाती है, यानी कि शेर उस समय उग्र हो जाता है। ये थी हमारी इस कहानी का सार था। तो अब ये आपको क्यों पसंद आई, इसे आप लिख सकते हैं। दूसरी कहानी थी पहचान। कथा में राजा को बहरी गूंगी अंधी प्रजा पसंद आई, जो बिना कुछ बोले और देखे आज्ञा का पालन करती थी। यानी कि वहां पर राजा ने लोगों के कान सिलवा दिए, होंठ सिलवा दिए, आंखें बंद करा दी, मतलब गूंगे बहरी और अंधी प्रजा उसको पसंद थी कि जो कोई वो राजा कोई भी काम करता रहे, प्रजा किसी भी तरह का क्वेश्चनिंग नहीं करे। क्वेश्चनिंग करेगी, विद्रोह करेगी, विरोध होगा तो उसे दबाना पड़ेगा और राजा के कामों में खलल आएगा। ये हमारी कहानी का सार था। तो यहाँ आपको बताना है कि वहां पर सब व्यक्ति अपनी पहचान को कहीं ना कहीं खो चुके थे, कोई विद्रोह नहीं करा था, जैसा भी हो रहा था उसको चुपचाप पालन कर रहे थे। ये कहानी क्यों पसंद आई आपको ये लिखना पड़ेगा। दूसरा, 4 हाथ। कथा पूंजीपति व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है।
कि किस तरीके से मजदूरों के चार हाथ लगाएं कि ज्यादा काम, ज्यादा प्रोडक्शन हो तो पूंजीपतियों को ज्यादा पैसे मिले। वो पहले मशीनी हाथ लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन एंड में ये होता है कि भाई दिमाग लगा देता, क्या कहते हैं, लोग उनके पैसे बढ़ा देता तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाता। चीज़ें हो सकती थी ना, मैंने और भी तरीके थे इससे कि उसने जो है ना दूसरे मशीनी हाथ लगाने की कोशिश करी तो कितने मजदूर मर गए, ये सब था। तो यहाँ पर आपको ये कविता, ये कहाँ लघु कथा क्यों पसंद आई, आपको अगर ये पसंद आती है तो आपको क्यों पसंद आई, आपको ये कारण देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर होने की दशा को दर्शाता है। किस तरीके से किसान और हाथी में साझा हो जाता है कि हम लोग, तुम्हारी खेती की मैं रक्षा करूंगा, तुम खेती करो, बाद में जो भी खेती होगी उसको हम बराबर बराबर आपस में बांट लेंगे। और जब खेती हो जाती है तो एक तरफ से किसान खाता है, दूसरी तरफ से हाथी खाता है। किसान उतना खा नहीं पाता, हाथी पूरा गन्ना खींच कर खा जाता है। तो किस तरीके से साझे की खेती में जो ताकतवर होता है उसके हाथ में सारी जो है चीज़ें आ जाती, सारा जितने प्रोडक्शन होता है वो ले लेता है, जितना भी उत्पाद होता है वो सब उसको हथिया लेता है। तो पूंजीपति किस तरीके से किसानों और उद्योगों पर कब्जा कर रहे हैं, इस पर कहानी थी। तो जो भी कहानी आपको पसंद आए उस कहानी को सुनिए। पहले पैरा में आप उस कहानी के सार को लिखेंगे, फिर दूसरे पैरा में आप बताएंगे कि ये कहानी आपको पसंद क्यों आई है। अब है गा। पारो और संभव में से आप किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और क्यों। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर उस पात्र के मन स्थिति का वर्णन करिए। दूसरा देवदास हमने ये देखा कि संभव और पारव दो थे, मिलते हैं, दोनों की मन स्थिति एक सी रहती है। संभव की मन स्थिति का तो वर्णन पाठ में किया गया है, लेकिन पारो का एकदम एंड में किया गया कि पारो भी की मन स्थिति भी वैसी थी। अब आप इन दोनों पात्रों में किसके साथ ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, पारो के साथ या संभव के साथ। तो सबसे पहले तो इन लोग आप पहला पैरा लिखेंगे इनके पात्र के बारे में और इनकी मन स्थिति के बारे में, ठीक है, जो भी घटित हुआ है आप उसे लिखेंगे। फिर आप उनके साथ क्यों हैं। मान लीजिए आप अगर पारो के साथ हैं तो पारो की मन स्थिति ये थी कि उसके मन में सब कुछ था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी संभव को ढूंढने के लिए। जैसे संभव है वो लाख प्रयास कर रहा था, गलियों में, हरिद्वार की गलियों में ढूंढ रहा था, हर जगह मन्नत मांग रहा था, लेकिन पारो क्या थी, वो परिवार के साथ होने के कारण वो संभव को ढूंढ नहीं पा रही थी। तो ये कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आप उनको लिख सकते हैं। तो यहीं पर आपको उनकी मन स्थिति का वर्णन करना है और आप उनके साथ सहानुभूति किस तरीके से रखते हैं ये बताना होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। 8 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। अब आपसे दो प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इनका उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है और इनका अंक है 2 नंबर, यानी कि ये 2 नंबर का एक प्रश्न है। क्या पूछा गया है, व्यापार यहां भी था। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। जब मनसा देवी में ऊपर जहां धागा बांधने के लिए संभव जाता है तो वहां चारों तरफ वो देख रहा था व्यापार था, हर जगह। पूजा की थाली ले लीजिए, पंडित जी पीछे पीछे है, मनौती मांग लीजिए, हम पूजा करा दें, पैसा दे दे, तो हर जगह उसको व्यापार दिखाई दे रहा था। तो इसी बात को आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। पूरा एक्सप्लेन मनसा देवी का एक्सप्लेन किया गया था। ट्रॉली में जाता है, किस तरीके पिंक ट्रॉली में बैठता है, वहां से उतरता है, फिर उसके बाद कैसे पूजा की थालियां लेने के सब की चुटरता, वो सारी चीजें थी। तो क्या था, व्यापार यहां भी था के माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया था। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए काले पीले धागे बिक रहे थे, यानी कि आपको मनौती का धागा बांधना है तो वो धागे भी बिक रहे थे। तो इस तरीके से आपको बताना है। वहां पे और भी बहुत सारा व्यापार चल रहा था, चारों तरफ मंदिरों में फूल बिक रहे थे, दिए बिक रहे थे, चारों तरफ पंडित थे, पंडे थे, सब जो है वो पैसों के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। वो चीजें आप यहां बताएंगे। अब क्या पूछा जा रहा है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहां कोई नहीं, वापसी पाठ के आधार पर बताइए।
औद्योगिकरण होता तो प्रगति के नाम से है, लेकिन वो पर्यावरण को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर देता है। प्रगति हम औद्योगिकरण करते हैं, जमीन प्रदूषित होती है, वायु प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है, लोग अपनी जगहों से उड़ जाते हैं, विस्थापन हो जाता है, तो बहुत तरह की चीजें, पर्यावरण पे नुकसान होता है। आप पशु पक्षियों पर पशु पक्षी जितने होते हैं वो आसपास की जगहों को छोड़कर, और जहां पर भी फैक्ट्रीज लग रही, कुछ भी हो रहा है, उस जगह को छोड़कर वहां से सभी चले जाते हैं। तो ये बहुत तरह के नुकसान औद्योगिकरण के कारण होते हैं। इस पे तो आप बहुत डिटेलिंग में लिख सकते हैं, तो आपको पाठ के आधार पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? औद्योगिकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ में लेखक ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। औद्योगिकरण के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन्हें उजाड़ा गया है, वहां के परिवेश को नष्ट कर दिया गया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। नए उद्योगों के स्थापित होने से तथा उनसे निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं से भी अगर औद्योगिकरण होता है, कहीं पे भी फैक्ट्रीज लगती हैं, तो उससे जो वेस्टेज निकलती है, उससे चाहे तो जमीन पर आएगा तो वहां पर पेड़ पौधे उगना बंद, प्रदूषित हो जाती है वहां की जमीन। वो प्रदूषण अगर वेस्टेज पानी में जाता है तो जल प्रदूषित हो जाती है, वो वायु में मिलता है तो मतलब आसपास का सभी जगह प्रदूषित हो जाता है और सभी इफेक्टिव होते हैं इससे। अब आते हैं हमारे इस सैंपल पेपर के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या पूछा गया है यहाँ पर? निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। अब आपको क्या करना है? आपको 2 शब्दों के देने हैं। 30 से 40 वर्ड लिमिट हर जगह दी गई है, बहुत ध्यान से काम करिएगा। यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, यानी कि 4 नंबर का आपका प्रश्न संख्या 9 है। 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। तो पहला क्या है? लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है? किस तरीके से विश्वनाथ की माँ जो है अपने बच्चे को ध्यान में रखती थी, उसी तरीके से बत्तख भी अंडे देने के लिए पानी से बाहर निकलती है, अपने अंडों को सेती है, उसकी नज़र कौवे पे रहती है कि कहीं उसके अंडों को नुकसान न पहुंचाए। और उसी तरीके से विश्वनाथ जो है लू में जब बाहर जाते हैं तो उनकी माँ उनको प्याज देती हैं। तो इन सब चीज़ों प्रोटेक्शन, जैसे उनकी माँ उनको प्रोटेक्शन करती थी, वैसे ही बत्तख अपने अंडों का प्रोटेक्शन करती है। तो इसी वजह से विश्वनाथ जी ने अपनी माँ और बत्तख की तुलना आपस में करी थी। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको? लेखक विश्वनाथ ने माँ और बत्तख को ममता के आधार पर समान दिखाया है। बत्तख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बत्तखें अपने अंडों को सेती हैं, वे अपने पंख फुलाए उन्हें दुनिया की नजरों से छुपा कर रखती है। बत्तख बहुत कोमलता एवं सतर्कता से कार्य करती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल करती है। माँ भी बत्तख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल की छाया में छिपा कर रखती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है, इसीलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ ने की है। तो मतलब हमने पहले बताया कि किस तरीके से माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है और बत्तख भी अपने अंडे का ध्यान रखती है। अब प्रश्न खा है। खा में क्या दिया है? 56 के काल में देश भर में हाय हाय मची ये हो, लेकिन मालवा के लोग ना प्यासे मरे ना भूखे, क्योंकि उनके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे से निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की यौगिक सभ्यता कहते हैं वह उजहा की अब सभ्यता है। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास और औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अब सभ्यता है? आप क्या मानते हैं? कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मालवा में पानी की बहुत शॉर्टेज रही, शुरू से रही। तो यहाँ के जितने भी शासक रहे उन्होंने पानियों के लिए बावड़ियां, तालाब बहुत ज्यादा खुदवाए। तो अब क्या हुआ? बारिश का पानी वहां एकत्र हुआ। तो जिस समय जहां हर जगह सूखा पड़ा था, लेकिन मालवा के लोगों को उस समय भी पानी और भूख की कोई वो नहीं रहेगी। मतलब वो साल तो निकला ही, उसके आगे आने वाला साल भी उनका बड़ा अच्छे से निकला। ये सब चीजें उन्होंने ये बताई। अब क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। कहने के लिए तो ये प्रगति के लिए था, लेकिन ये अब सभ्यता का कारण बना। कारण क्या था? इसने हर जगह जो है पानियों को प्रदूषित किया, वातावरण को प्रदूषित किया। तो ये क्या है? ये प्रगति की सभ्यता नहीं, ये उजाड़ अब सभ्यता
बन गई। इसको इस तरीके से आप इसमें यहां पर लिखेंगे तो कैसे है, लेखक मालवा का उदाहरण देते हुए औद्योगिक विकास को उजाड़ की अपसभ्यता मान रहे हैं। लेखक को लगता है कि हम एक गलतफहमी के शिकार हैं, यह वास्तव में विकास ना होकर हमें उजाड़ की ओर ले जा रहा है। मतलब औद्योगिकरण विकास नहीं है, ये हमें कहीं ना कहीं उजाड़ रहा है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां इससे उजड़ जाएंगी। यह अब सभ्यता है, पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जा रही सभ्यता हमें उजाड़ कर मानव जाति और प्रकृति दोनों का विनाश करने पर तुली है। इस सभ्यता ने पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है और मौसम के चक्र को बिगाड़ दिया है। आप देखेंगे जो अगर प्रदूषण होता है तो इससे क्या हुआ है, मौसम का चक्र बिगड़ा है ना, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो कहीं एकदम सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये हो रहा है प्रदूषण के कारण, क्योंकि मौसम का चक्र इससे बिगड़ता चला जा रहा है। अब है गा, प्रश्न गा क्या दिया है, शरद में ही हर श्रृंगार फूलता है। पितर पक्ष यानी पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरड़ जात रही, बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते हैं। कुरई देना तो यह सकर्मक लेकिन सहजता अकर्मक है। तो यहां पर एक ही पंक्ति को दो तरीके से व्यक्त किया गया है, जहां पर एक बोली अलग अलग बोलियों को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त पंक्तियों में जिसकी आत्मकथा का वर्णन कर रही है, इस कथा के केंद्र में क्या है। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पर जो विस्कोहर की माटी है उसमें लेखक अपने गांव यानी विस्कोहर का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मकथा उन्होंने अपनी बताई थी विश्वनाथ जी ने, तो वहां पर बताया गया था कि किस तरीके से उनकी मिट्टी में हरसिंगार के फूल खिलते हैं, झड़ते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग बोली में चीजों को डिस्क्राइब किया था उन्होंने। शरद में हर श्रृंगार का खिलना, गांव की बोली व अन्य वनस्पतियों का वर्णन लेखक विश्वनाथ द्वारा अपनी आत्मकथा विस्कोहर की माटी के माध्यम से किया गया है। इस पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर जो लेखक का गांव है का एक पात्र विश्वनाथ जो स्वयं लेखक विश्वनाथ हैं। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली परेशानियों का वर्णन भी लेखक ने किया है। पूरी रचना में लेखक ने अपने अनुभव और देखे गए प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। तो ये जो पूरी विस्कोहर की माटी जो हमारा पाठ था, इसमें लेखक ने अपनी आत्मकथा के बारे में बताया। उन्होंने वहां अपने गांव के बारे में, गांव की मिट्टी में हर मौसम में वहां पे कैसा परिदृश्य रहता है, वहां कौन से जीव जंतु निकलते हैं, वहां का प्राकृतिक उपचार लोग वहां कैसे करते हैं, सभी कुछ के बारे में हमको बताया। इवन सांप वगैरह के बारे में भी उन्होंने हमको बताया था। तो इसमें पूरा लेखक ने खुद अपने बारे में भी बताया है और अपने जिस गांव है उसकी मिट्टी के बारे में भी वर्णन किया है। तो यहाँ हमारा ये पाठ पूरा खत्म हुआ। पाठ कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमने इतना बड़ा सैंपल पेपर सॉल्व किया है, यानी कि एक तरीके से एक चैप्टर ही हमें लगा कि हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। आई होप ये जो सैंपल पेपर हम आपके सामने लेकर आए ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको समझने में कि आपको किस तरीके से काम करना है क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, समय आपके पास में कम है, इसलिए बहुत ही स्पीड से आप काम करो, क्योंकि लिखना आपको बहुत ज़्यादा है और समय कम मिल रहा है। हर क्वेश्चन में आपको डिटेलिंग में आंसर देना है, वर्ड लिमिट्स दी गई हैं, उन वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इस सैम्पल पेपर के थ्रू आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से पेपर हमारे सामने आएगा और हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। आगे भी हम बहुत सारे वीडियोस आपके प्रिपरेशन के लिए लेकर आते रहेंगे, तो देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।